दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने प्रकाशित होते ही पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने 6 ऐसी सीखें साझा की हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अमीर बन सकता है। अगर आप भी अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक भी पॉइंट मिस न करें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में 2 पिता थे। एक जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जिन्हें वह गरीब पिता कहते हैं। दूसरे जिन्होंने उन्हें पैसों और निवेश की शिक्षा दी, जिन्हें वह अमीर पिता कहते हैं। गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया था। वहीं उनके दूसरे पिता, अमीर पिता, केवल 8वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। दोनों ही अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फर्क यह था कि एक बहुत शिक्षित होते हुए भी जीवन भर पैसों की चिंता में डूबा रहा और कर्ज छोड़कर इस दुनिया से गया, जबकि दूसरा कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में गिना गया और अपनी मृत्यु के बाद उसने परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को लाखों डॉलर की संपत्ति दान कर दी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पिताओं की सोच पैसे को लेकर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। गरीब पिता कहा करते थे पैसे से प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि अमीर पिता मानते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की असली जड़ है। गरीब पिता अक्सर कहते थे मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि अमीर पिता इस तरह की भाषा से चिढ़ते थे। वह जोर देते थे कि ऐसा कहने की बजाय ये पूछो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक है और सोच को रोक देता है, वहीं दूसरा सवाल हमारे दिमाग को सक्रिय करता है और हल ढूंढने पर मजबूर करता है। जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग सोचने की प्रक्रिया बंद कर देता है। इसके उलट जब हम खुद से यह सवाल करते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है और समाधान ढूंढने लगता है। रॉबर्ट कहते हैं उनके दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब पिता उन्हें हमेशा यह सिखाते थे कि जमकर पढ़ाई करो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वहीं अमीर पिता की सोच थी जमकर पढ़ो, सीखो ताकि एक दिन तुम खुद किसी कंपनी के मालिक बन सको। एक पिता कहा करते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठानी है, जबकि दूसरे कहते थे मुझे अमीर बनना ही है क्योंकि मुझे अपने बच्चों की सही परवरिश करनी है। एक पिता खाने की टेबल पर पैसों और बिजनेस की बात करने को बढ़ावा देते थे। दूसरे पिता मानते थे कि भोजन के समय पैसे की बातें नहीं करनी चाहिए। एक पिता हमेशा कहते थे पैसों के मामले में बहुत सतर्क रहो, जोखिम मत उठाओ। वहीं दूसरे कहते थे खतरों से भागो मत, उनका सामना करना सीखो। एक का मानना था कि मेरा घर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, जबकि दूसरे कहते थे मेरा घर एक दायित्व है, ना कि संपत्ति। अगर आप सोचते हैं कि घर सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों पिता अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक सबसे पहले बिल चुकाता था और दूसरा सबसे आखिरी में। एक पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि एक अच्छी नौकरी पाने के लिए बेहतरीन बायोडाटा कैसे लिखा जाता है, जबकि दूसरे ने सिखाया कि कैसे एक मजबूत बिजनेस प्लान और वित्तीय योजना बनाई जाए जो न सिर्फ नौकरी दिलाए बल्कि दूसरों को नौकरी देने की क्षमता भी बनाए। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने अमीर पिता से सीखना शुरू किया तब वह सिर्फ 9 साल के थे। करीब 30 साल की अवधि में अमीर डैड ने उन्हें 6 बेहद महत्वपूर्ण सबक सिखाए और उन्हीं 6 सबकों को लेकर यह किताब लिखी गई है, रिच डैड पुअर डैड। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 6 अमूल्य सीख जिनकी वजह से रॉबर्ट के अमीर पिता न सिर्फ खुद सफल हुए बल्कि रॉबर्ट को भी आर्थिक रूप से आजाद बना पाए। ध्यान से सुनिए, एक भी बिंदु न छोड़ें। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि वे पैसा बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। जी हां, आपने सही सुना। असली अमीर कभी पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा उनके लिए काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये पैसा कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए
पहले हमें चूहा दौड़ यानी रैट रेस का मतलब समझना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब किसी गरीब या मध्यम वर्ग के व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो उसकी असली दौड़ वहीं से शुरू होती है। जैसे ही पहली सैलरी आती है, वो आदमी तुरंत कुछ महंगी चीजें खरीदने की सोचने लगता है। महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, नया फोन, लैपटॉप, कार, और फिर शुरू होता है ईएमआई का सिलसिला। हर महीने की तनख्वाह सीधे इन किश्तों में चली जाती है। वो इस सोच में डूब जाता है कि अगर एक महीने भी नौकरी छूट गई तो वो ईएमआई कैसे चुकाएगा? कहीं बैंक उसकी कार न उठा ले, और अगर ऐसा हुआ तो समाज में उसकी क्या इज्जत बचेगी? यही डर उसे हर सुबह उठाकर फिर उसी नौकरी में भेजता है। सुबह काम पर जाना, शाम को लौटना, फिर महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है और सीधे चली जाती है बिलों और किश्तों में। यह चक्र हर दिन, हर महीने, हर साल चलता रहता है और आदमी इस जाल में इतना फंस जाता है कि बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। इसी को रॉबर्ट कहते हैं चूहा दौड़। अगर आप भी इस दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, पैसे के लिए काम करना बंद करिए और पैसे से काम करवाना सीखिए। तभी आप इस जाल से मुक्त हो पाएंगे। अब सवाल ये उठता है, पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा? इसका जवाब रॉबर्ट ने अपने अगले पाठ में दिया है। पाठ संख्या 2, धन की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि पैसा जितना ज्यादा कमाओ उतना ही अच्छा। लेकिन सच्चाई यह है, मामला ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। असली बात यह है कि आप कितना पैसा बचा और बढ़ा पाते हैं। कितनी बार आपने सुना होगा कि कोई गरीब इंसान लॉटरी जीतकर करोड़पति बन गया, लेकिन कुछ ही सालों में फिर से कंगाल हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसा आने से कोई अमीर नहीं बनता, पैसे की समझ ही किसी को अमीर बनाती है। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो लाखों की कमाई भी कुछ ही समय में खत्म हो सकती है। इसीलिए अमीर बनने की राह सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, बल्कि पैसे को संभालने और सही जगह लगाने की समझ से शुरू होती है। वो गरीब हो जाते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं, फिर भी वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने उन पेशेवर खिलाड़ियों की कहानियां भी जरूर पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल लाखों डॉलर कमाते हैं, लेकिन 34 की उम्र आते आते उन्हें भारत में पुल के नीचे सोना पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका केवल एक ही कारण है, वे पैसे की समझ नहीं रखते। दीर्घकाल में यह मायने नहीं रखता कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपने कितना पैसा बचाया और कहां खर्च किया। उस पैसे को पीढ़ियों तक बनाए रखना ही असली समझदारी है। मेरे अमीर पिताजी ने मुझे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। पैसे की समझ विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर समझना होगा, और हमेशा परिसंपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस यही एक नियम जान लीजिए। यही पहला और अंतिम नियम है। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका महत्व समझ में नहीं आता। अधिकांश लोग पैसे को लेकर तनाव में रहते हैं। वे समस्याओं में सिर्फ इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच का फर्क नहीं पता होता। अमीर लोग संपत्तियां जमा करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां जमा करते हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें लगता है कि वे संपत्तियां ही खरीद रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर यह इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बनता? क्योंकि लोग परिसंपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं कर पाते। तो आइए जानते हैं, परिसंपत्ति और दायित्व के बीच क्या फर्क है। परिसंपत्तियां वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। देनदारियां वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाल लेती हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, परिसंपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती हैं, देनदारियां आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। असल में आपको बस यही जानना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जीवन भर परिसंपत्तियां खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्यम वर्गीय बने रहना चाहते हैं तो देनदारियां खरीदते रहिए। इन्हीं दो चीजों के बीच फर्क न समझने के कारण लोग पूरी जिंदगी आर्थिक संकटों से जूझते रहते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सुरेश और रमेश दोनों को एक ही समय पर नौकरी मिलती है। कुछ समय बाद दोनों के पास 10-10 लाख रुपए होते हैं। सुरेश 10 लाख रुपए की एक कार खरीदता है क्योंकि वह आरामदायक जीवन चाहता है। रमेश
10 लाख रुपए की जमीन खरीदता है। शुरुआत में सुरेश बहुत खुश होता है कि वह कार में घूम रहा है, जबकि रमेश आज भी बस में यात्रा कर रहा है। लेकिन 5 साल बाद तस्वीर बदल जाती है। रमेश की जमीन की कीमत दोगुनी होकर 20 लाख रुपए हो जाती है, जबकि सुरेश की कार की कीमत आधी से भी कम हो गई होती है। अब रमेश अपनी जमीन को 20 लाख में बेचता है और एक नई प्रॉपर्टी की तलाश करता है, जहां मालिक तत्काल जमीन बेचना चाहता है। रमेश एक समझदार निर्णय लेता है। वह एक ऐसी संपत्ति खरीदता है जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है, लेकिन उसे केवल 20 लाख रुपए में मिल जाती है, क्योंकि मालिक जल्द से जल्द बेचने को तैयार होता है। रमेश वह संपत्ति खरीद लेता है और अगले 5 वर्षों तक उसे अपने पास रखता है। कुछ समय बाद वह उसी संपत्ति को 50 लाख रुपए में बेच देता है। अब रमेश एक बार फिर ऐसे मालिक की तलाश करता है जिसे अपनी संपत्ति तुरंत बेचनी हो। वह इस बार भी सफल होता है और 60 लाख रुपए की संपत्ति को 50 लाख रुपए में खरीद लेता है। फिर वह 5 साल और इंतजार करता है। अब कुल 15 साल बीत चुके हैं। रमेश अपनी नई संपत्ति को 1 करोड़ रुपए में बेच देता है और करोड़पति बन जाता है। अब उसके पास इतना पैसा है कि वह अपने लिए कार, घर, अच्छे कपड़े और अन्य विलासिता की चीजें खरीद सकता है। इन सब खर्चों के बाद भी उसके पास 50 लाख रुपए बच जाते हैं। वह इन पैसों से फिर एक नई संपत्ति खरीदता है। अब रमेश की संपत्तियां ही उसके लिए पैसा कमाने का जरिया बन जाती हैं। दूसरी ओर सुरेश, जिसने 15 साल पहले 10 लाख रुपए की कार खरीदी थी, आज वह कार किसी भी कीमत पर बिकने लायक नहीं रह गई है। कोई उसे कौड़ी के दाम में भी खरीदने को तैयार नहीं है। यही फर्क है अमीर और गरीब मानसिकता के बीच। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति सबसे पहले दायित्व खरीदता है, यानी ऐसी चीजें जो उसकी जेब से पैसा निकालती हैं, जबकि अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति परिसंपत्तियां खरीदता है, यानी ऐसी चीजें जो उसकी जेब में पैसा डालती हैं। भारत के लगभग 80% परिवारों की यही कहानी है। वे पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं, अमीर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन पाते। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, बल्कि यह है कि वे संपत्तियों के बजाय दायित्व खरीदते रहते हैं। मेरे अमीर पिताजी का भी यही मानना था। उन्होंने हमेशा कहा, अमीर लोग इसलिए और अमीर बनते जाते हैं क्योंकि उनकी संपत्तियों से होने वाली आय उनके खर्चों को आसानी से पूरा कर देती है और फिर भी पैसा बचता है। वो बचा हुआ पैसा दोबारा परिसंपत्ति कॉलम में निवेश किया जाता है। इस तरह परिसंपत्ति कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आय भी लगातार बढ़ती रहती है। अब आइए समझते हैं कि मध्यम वर्ग के लोगों को हमेशा पैसों की तंगी क्यों बनी रहती है। जैसा कि मैंने इस अध्याय की शुरुआत में कहा था, धन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। एक बार जब आप यह फर्क समझ लेते हैं, तो फिर आपको बस यही करना है, आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां खरीदते रहना। यही अमीर बनने का सबसे सरल और सटीक रास्ता है। जैसे जैसे आप यह करते जाएंगे, आपकी संपत्तियों का कॉलम बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ अपनी देनदारियों पर नियंत्रण रखें और व्यर्थ के खर्च से बचते रहें। यही धन निर्माण की कुंजी है। जल्द ही आपकी संपत्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप बड़े और उच्च लाभ देने वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जो 100% से लेकर अनंत तक लाभ दे सकते हैं। ऐसे अवसर जिनमें मात्र $5,000 कुछ वर्षों में 10 लाख रुपए या उससे अधिक बन जाते हैं। लेकिन आमतौर पर मध्यम वर्ग इन निवेशों को बहुत जोखिम भरा मानता है। वे ऐसा सोचते हैं क्योंकि वे धन के विषय में अनजान होते हैं। असल में यह निवेश जोखिम पूर्ण नहीं होता। जोखिम उस व्यक्ति की वित्तीय अनभिज्ञता में होता है। इसीलिए इस सरल सिद्धांत को हमेशा याद रखें। अमीर लोग परिसंपत्तियां खरीदते हैं, गरीब लोग केवल खर्च करते हैं। मध्यम वर्ग दायित्व खरीदता है और सोचता है कि वह परिसंपत्तियां खरीद रहा है। पार्ट 3, अपना काम स्वयं करो। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की। अपना काम स्वयं करो का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं कि चुपचाप जाओ, नौकरी करो और लौट आओ। इसका वास्तविक अर्थ है, आप अपनी नौकरी करते रहें, लेकिन साथ ही अपने लिए संपत्ति भी बनाते रहें। आपका उद्देश्य केवल वेतन पाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। आप काम करें, लेकिन साथ साथ
अपने परिसंपत्तियों के कॉलम को भी बढ़ाते रहें और दायित्वों को कम करते रहें। यही रास्ता है काम करते हुए भी अमीर बनने का। तो अगली बार जब आप वेतन पाएं, उसका कुछ हिस्सा बचाकर प्रॉपर्टी, शेयर या बिजनेस जैसे संपत्ति निर्माण करने वाले क्षेत्रों में लगाएं। उन चीजों से बचें जो दिखावटी हैं लेकिन वास्तव में आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे वो नई कारें जो शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी कीमत का 25% खो देती हैं। भले ही बैंकर्स इसे आपकी नेटवर्थ में गिने, असल में ये परिसंपत्तियां नहीं होती। अब सवाल यह है, हमें किस प्रकार की परिसंपत्तियां एकत्रित करनी चाहिए? मैं आपको और आपके बच्चों को प्रोत्साहित करता हूं कि वे ऐसी संपत्तियां एकत्रित करें जो आपकी मौजूदगी के बिना भी आय उत्पन्न करे, यानी ऐसे बिजनेस जिनका मालिक आप हैं लेकिन जिन्हें चलाने के लिए आपकी हर समय जरूरत नहीं। यही असली संपत्ति है जो आपके लिए काम करती है जबकि आप कहीं और हैं या आराम कर रहे हैं। अगर किसी व्यवसाय में मुझे खुद काम करना पड़े तो वो व्यवसाय नहीं बल्कि मेरी नौकरी कहलाएगी। असली संपत्ति क्या है? अब बात करते हैं उन परिसंपत्तियों की जो आपको कमाई देती हैं लेकिन जिनके लिए आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। यहां आप पैसा लगाते हैं और फिर अपने अन्य काम करते रहते हैं। आपके निवेश आपके लिए काम करते हैं। 2. सरकारी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यह एक सुरक्षित विकल्प है जहां से नियमित आय प्राप्त की जा सकती है। म्यूचुअल फंड्स, ये फंड एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं और आपको डाइवर्सिफाइड निवेश का लाभ देते हैं। 4. इनकम जनरेट करने वाली रियल एस्टेट। ऐसा प्रॉपर्टी जो किराए से नियमित पैसा दे और समय के साथ उसका मूल्य भी बढ़े। 5. कीमती वस्तुएं, वैल्यूएबल एसेट्स। ऐसी चीजें जो मूल्यवान हो, जिनसे आय हो और जिनका बाजार मौजूद हो, जैसे दुर्लभ कलाकृतियां, डिजिटल एसेट्स आदि। इन सभी संपत्तियों की खास बात यह है कि एक बार आपने इनमें निवेश कर दिया तो आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप अपने जीवन का काम करते रहेंगे और आपकी संपत्तियां आपके लिए काम करती रहेंगी। अपने काम से काम रखो का असली मतलब, जब मैं कहता हूं अपने काम से काम रखो तो इसका मतलब है अपनी संपत्तियों के कॉलम को लगातार मजबूत करते रहो। अब इसे एक और तरीके से समझिए। जब भी आप अपने परिसंपत्ति कॉलम में 1 रुपया जोड़ते हैं तो वो रुपया आपका नया कर्मचारी बन जाता है। वो चुपचाप लगातार आपके लिए आय उत्पन्न करता रहता है। वो कर्मचारी किसी छुट्टी की मांग नहीं करता, कोई हड़ताल नहीं करता, बस लगातार आपकी संपत्ति को बढ़ाता रहता है। अमीर और गरीब की सोच में फर्क। एक और बेहद जरूरी बात, अमीर लोग विलासिता की चीजें अंत में खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे पहले उन्हें खरीद लेते हैं। यही सोच का फर्क है। अमीर पहले संपत्ति बनाते हैं और विलासिता तब लेते हैं जब नकदी प्रवाह स्थिर हो, जबकि बाकी लोग पहले महंगी कार, बड़ा टीवी, फैशन या दिखावा खरीद लेते हैं और बाद में कर्ज में डूब जाते हैं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। यही वो सोच है जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाए रखती है। पाठ 4, करों का इतिहास और कॉर्पोरेट ताकत। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी एक और गहरी बात समझाते हैं। सरकार के लिए आपके मेहनत से कमाए गए पैसे पर टैक्स लगाना बेहद आसान है। और टैक्स किससे वसूला जाता है? अमीरों से नहीं बल्कि मध्यम वर्ग से। गरीबों के लिए जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उनका पूरा बोझ मध्यम वर्ग उठाता है, क्योंकि अमीर लोग कानूनी तरीके से टैक्स बचाने के रास्ते जानते हैं, जैसे कि कंपनियों के माध्यम से खर्च दिखाना, निवेश पर टैक्स छूट, संपत्ति को ट्रस्ट में डालना आदि। इसलिए रॉबर्ट सलाह देते हैं कि वोट देने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पैसे को लेकर कानूनी रूप से जागरूक बने। हमें ऐसे सभी विकल्प जानने और समझने चाहिए जो कानून के दायरे में रहकर टैक्स बचा सकें। इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स चोरी करें, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन लें और जानें कि अमीर लोग पैसे को किस तरह चलाते हैं। सिस्टम को समझना क्यों जरूरी है? अगर आप यह नहीं समझते कि सिस्टम कैसे काम करता है तो आप आसानी से धोखा खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने और जीतने का मौका होता है। इसीलिए अमीर डैडी हमेशा स्मार्ट और समझदार लोगों से घिरे रहते थे। वे टैक्स सलाहकारों और वकीलों को मोटी फीस देते थे। क्यों? क्योंकि वकील को फीस देना सरकार को टैक्स देने से सस्ता पड़ता था। अगर आप अब भी इस वीडियो के साथ हैं
तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी अमीर बनने का धैर्य और इच्छा शक्ति है। सबक 5। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अब जानते हैं कि अमीर लोग पैसे कैसे कमाते हैं। मैं और मेरी पत्नी एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाकर उसे अपना निजी म्यूचुअल फंड कहते हैं। हम बहुत सोच समझकर रिस्क को कम रखते हुए निवेश करते हैं। हम उन निजी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो जल्द ही अमेरिका या कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली होती हैं। एक सच्चा उदाहरण, हमने एक कंपनी के 1 लाख शेयर 25 सेंट प्रति शेयर की दर से खरीदे। कुछ महीनों बाद जैसे ही वो कंपनी पब्लिक हुई, शेयर की कीमत $1 हो गई। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती रही तो शेयर का दाम $1 से बढ़कर कई गुना हो जाता है। ऐसे कई साल रहे जब हमारे कुछ स्टॉक्स की कीमत $1000 प्रति शेयर तक पहुंची। हमने 1 साल से भी कम समय में $1 मिलियन कमाए। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो यह जुआ नहीं है। अगर आप सिर्फ पैसा लगाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो जुआ है। जोखिम से बचने के लिए आपको चाहिए तकनीकी ज्ञान, सोचने की क्षमता और इस खेल के प्रति उत्साह। याद रखिए, महान अवसर आंखों से नहीं, दिमाग से देखे जाते हैं। सबक 6। पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। जब मैं अपनी क्लास से पूछता हूं कितनों को लगता है कि वे मैकडॉनल्ड्स से बेहतर हैमबर्गर बना सकते हैं, तो लगभग हर हाथ उठ जाता है। फिर मैं पूछता हूं, अगर आप इतना अच्छा बना सकते हैं तो मैकडॉनल्ड्स आपसे ज्यादा पैसे कैसे कमाता है? उत्तर सीधा है, मैकडॉनल्ड्स एक मजबूत व्यापार प्रणाली चलाता है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे सिर्फ बेहतर काम करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन व्यवसाय और सिस्टम चलाने का ज्ञान नहीं रखते। दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। इसका कारण उनकी काबिलियत की कमी नहीं, बल्कि पैसे और सिस्टम की समझ की कमी है। मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे अच्छा हैमबर्गर नहीं बनाता, लेकिन वह औसत हैमबर्गर को बेचने और करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। यही फर्क है, प्रोडक्ट में नहीं, सिस्टम और वितरण में। अगर यह बात पूरी तरह से समझ नहीं आई हो तो वापस जाकर दोबारा सुनो, क्योंकि यह बिल्कुल जरूरी सिद्धांत है। युवाओं के लिए सलाह, पैसे से ज्यादा सीखने पर ध्यान दो। मैं युवाओं से कहूंगा कि जब वे नौकरी ढूंढें तो इस पर कम ध्यान दें कि कितनी सैलरी मिलेगी, और ज्यादा ध्यान दें कि वहां पर क्या सीखने को मिलेगा। खुद से पूछो, मैं किन स्किल्स में माहिर बनना चाहता हूं। जब आप भविष्य पर फोकस करते हैं तो करियर का चुनाव एक रणनीति बन जाती है, सिर्फ रेस नहीं। जीवन एक जिम की तरह है, जीवन भी जिम जैसा ही है। सबसे मुश्किल हिस्सा होता है जाने का निर्णय लेना। कई बार ऐसा हुआ कि जिम जाने का सोचते ही मन घबरा गया, लेकिन एक बार वहां पहुंचकर वर्कआउट शुरू कर दो तो कुछ ही देर में अंदर से खुशी महसूस होने लगती है। और जब आप जिम से बाहर निकलते हो तो खुद पर गर्व होता है। रिच डैड के 6 अमूल्य सबक और एक बोनस। तो दोस्तों, ये थे वो 6 अमूल्य सबक जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाए, और जिनकी बदौलत रॉबर्ट अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। लेकिन अब मैं आपको देने जा रहा हूं एक बोनस सबक, जिसे समझे बिना यह किताब अधूरी मानी जाएगी। बोनस, आय के 3 प्रकार और अमीर बनने का असली रहस्य। लेखांकन की दुनिया में आय के 3 प्रकार होते हैं। 1. अर्जित आय, यह वो है जो आप नौकरी करके कमाते हैं। 2. निष्क्रिय आय, जिसमें आप कुछ नहीं करते फिर भी पैसा आता है, जैसे किराया। 3. पोर्टफोलियो आय, जो कागजी परिसंपत्तियों से आती है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड। 2 सोचों का फर्क। मेरे असली डैडी कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, यानी अर्जित आय के पीछे दौड़ो। अमीर डैडी कहते थे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यही फर्क बनाता है किसी को मध्यम वर्ग का हिस्सा या करोड़पति। कहां से आता है असली धन? निष्क्रिय आय अक्सर रियल एस्टेट से आती है। पोर्टफोलियो आय स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड से। बिल गेट्स जैसे लोग सिर्फ सैलरी से अमीर नहीं बने, वे अमीर बने पोर्टफोलियो आय से। अमीर बनने की असली कुंजी, अर्जित आय को जितना जल्दी हो सके निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय में बदलना सीखो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्जित आय पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, निष्क्रिय आय पर सबसे कम टैक्स। इस लाइन को दोबारा सुनिए, यही है धन और टैक्स का खेल,
जो अमीर लोगों को अमीर बनाता है। क्यों आपके पैसे को आपके लिए काम करना चाहिए? यही कारण है कि आपको अपने पैसे को अपने लिए मेहनत करने देना चाहिए, क्योंकि जिस आय के लिए आप खुद मेहनत करते हैं उस पर सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लगाती है, और जो आय आपकी संपत्तियां कमाती हैं उस पर टैक्स सबसे कम होता है। यह था रिच डैड पुअर डैड का संपूर्ण सारांश। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी रिच डैड पुअर डैड की। लेकिन याद रखिए, यह कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे बस एक बार पढ़ लिया जाए। यह वो ज्ञान है जिसे बार बार दोहराने से ही असली समझ पैदा होती है। इसलिए मेरी सलाह है, इस किताब को जीवन में कम से कम 3 बार जरूर पढ़िए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। सपने सच होते हैं अगर आप सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही पुस्तक, सारांश श्रृंखला, फाइनेंशियल एजुकेशन और जीवन बदल देने वाले विचार लगातार लाते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली बार आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। ध्यान रखिए, सपने सच होते हैं, बस सही दिशा में पहला कदम उठाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।